हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो पहले तो सॉरी आप लोगों को कि बहुत लेट से वीडियो आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा था और पिछले कुछ दिन से मैं थोड़ा परेशान भी था, तबीयत भी खराब थी और दुर्गा पूजा का वेकेशन भी चल रहा था। वो जो मेरे काम में थोड़ा उसमें लगा हुआ था, सो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा मैं ऊंचा बोल रहा है क्योंकि अब तक ये माइक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। मेरा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन क्लासेस में बहुत लेट हो रही थी और हमने हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया था, मतलब कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को, आर्य सिविलाइजेशन को देख लिया था, मतलब वो वैली सिविलाइजेशन को देख लिया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये जो टॉपिक है, ये जो पीछे इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, ये सब आप मत देखिए। ये सब मैं अपने लिए लिखा हूँ क्योंकि कंपाइल करके मैं पूरा एक जगह पे, अगर और भी जगह पे आप क्लासेस करते हैं तो आपको वहाँ पे एम.बी. कासिम, जो मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम था, या फिर गजनवी था, या गौरी था पृथ्वी चौहान का, सबको अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक ही वीडियो पूरा कंपाइल करके जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, मैं आपको सब यहाँ ला के रख दिया हूँ और मैं आपको यहाँ से पॉइंट वाइज क्लियर करते जाऊंगा और आप बढ़िया सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये मैं आज हमारा जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री का मेडिएवल पार्ट का आज हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि हम एंशिएंट हिस्ट्री देख चुके हैं, उसमें एक दो वीडियो और आएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, धर्म तो थोड़ा मोड़ा होगा, और एक आध दो राजा गुप्तास काल के बारे में देखेंगे। और अभी हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं। तो हम लोग जब पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया एंशिएंट हिस्ट्री में, फिर वैदिक कल्चर आया, उसके बाद महाजनपद आया, वो भी हम लोग पढ़े हैं। सबका आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में बड़े वीडियो को बढ़िया से देख लें, सब कुछ को, हिस्ट्री को पहले समझ लें, हिस्ट्री को समझे कि पढ़ना कैसा है, फिर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ समझ में आएगा और मजा भी आएगा। अपकमिंग एग्जाम जितने भी आ रहे हैं, अभी बीपीएससी आ रहा है, मैं तो मेनली फोकस करके एसएससी और बीपीएससी के जो बच्चे हैं, इनके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को मैं डील कर रहा है कि सब कुछ आपको समझ में आ जाए शॉर्ट वीडियो में। इन तीनों को बनाऊं तो 3 वीडियो में कम से कम आपको 3 घंटे लगेंगे। मैं आपको पूरे आधे से पौने घंटे के अंदर पूरा क्लियर करने वाला हूँ तीनों को। तो ये लास्ट में वीडियो को देखिए, समझिए कि भारत में अरबों का आक्रमण, इस टॉपिक को बोलते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। मतलब हमारे भारत देश पे पहली बार इस्लामिक आक्रमण जो अरब के द्वारा हुआ था, मैं पूरा बढ़िया से डिस्कस करूंगा। अभी इस्लामिक आक्रमण पहला भारत पे जो हुआ वो हम डिस्कस करने वाले हैं, किसने किया और कैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार, या इस्लाम कहाँ से आया, इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे। किसी और वीडियो में इस्लाम धर्म को बढ़िया से हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और जैन धर्म को पढ़ेंगे तो इस्लाम धर्म को भी पढ़ेंगे बढ़िया से। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि इंडिया जो था, इंडिया का मैप अपने आंख में, आप लोग पहले एक कॉपी एक पेन लेके बैठे और नोट्स को बनाए। मैं इतना सारा यहाँ नोट्स लिखा हूँ ना, आपको वहाँ नोट्स पढ़ने जरूरी है। ये आपको समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, मेरा जुबान समझ में आएगा, मेरा ऑडियो अभी थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो सकता है, माइक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा आवाज आप तक जरूर पहुंच रहा होगा। मटेरियल को समझिए, मटेरियल पढ़ना, कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। आवाज कैसा आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बता रहा, डायरेक्टली आप दिल से दिल को कनेक्ट कीजिए, डायरेक्टली आप बढ़िया से समझिए। पहले तो इंडिया जो हमारा देश है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडिया कंट्री के बारे में। कुछ ऐसा बर्फी के शेप का है। तो ऊपर मैं इंडिया का मैप को आप समझ लीजिए, ऊपर में जम्मू कश्मीर होता है, नीचे साइड तमिलनाडु, श्रीलंका नीचे जो पड़ता है आपको पता है। इस साइड जो पड़ता है, यानी वेस्ट साइड जो पड़ता है, वेस्टर्न कंट्री इधर पड़ते हैं हमारे, वेस्ट साइड में क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यही है इंडिया। ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी यानी कि केरला वगैरह पड़ता है, तमिलनाडु वगैरह पड़ता है। इस साइड में गुजरात पड़ता है और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यानी कि 7 सीटर जो पड़ते हैं ना, जो मिजोरम, मेघालय, ये सब इधर पड़ता है। वेस्ट बंगाल और बिहार सब इस साइड में पड़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये मेरा उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये हो गया ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है सब कुछ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में बिहार पड़ता है, बंगाल पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया समझेंगे पहले। तो हम लोग समझ लेते हैं कि वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ में इस साइड में चाइना पड़ता है, आपको पता है। हम लोग मैप में अगर देखते हैं, मैप में यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा है, इस तरह से कुछ यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपको छोटा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे इंडिया समझ लीजिए आप। तो इंडिया में इधर तो कश्मीर हो गया, इधर हो गया कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, इधर हो गया गुजरात, इधर हो गया वही अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, 7 सीटर इधर पड़ते हैं। तो इधर से, इस साइड से, इस एरिया से, यहाँ पे आप पाकिस्तान पड़ता है और आगे तक अफगानिस्तान पड़ता है, हम लोग जानते हैं, बढ़िया से आप समझिए। तो इस साइड से आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा उस साइड यानी और वेस्ट साइड से, इंडिया के और वेस्ट साइड में आपको सऊदी अरब दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो वो जो अरब है, वो अरब से सटा हुआ, उस ऊपर चढ़िएगा तो आपको दिख रहा होगा अरब से, वहां पे ईरान बोल के है।
तो अरब में एक नया धर्म का स्टार्टिंग हुआ था, नया धर्म स्टेबलाइज हुआ था अरब में, और धीरे धीरे वो फैल रहा था, समझे। और अरब में वो जो धर्म फैल रहा था उसका नाम इस्लाम धर्म था। अरब में ये पैदा हुआ, वहां से धीरे धीरे फैल फैल के नीचे अपने वो अरब के जो आसपास के कंट्रीज थे उसमें वो फैलने लगा, नीचे अफ्रीका में गया, और अब वो अरब से फैल के ईरान तरफ आया, नीचे अफ्रीका तरफ गया, और थोड़ा उधर भी बढ़ा। अब इधर बढ़ने की तैयारी कर रही थी, मतलब इंडिया की तरफ आने का तैयारी हो रहा था इस्लाम का। और फिर यही तैयारी के चलते इंडिया पे इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ। कैसे, पहले समझिए। तो पहले हम लोग इसका स्रोत देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, ये टॉपिक है, ये आपको मैं क्लियर करूंगा। पहले समझिए स्रोत क्या है। स्रोत मतलब होता है कि ये कहां से पता चला है। तो चचनामा में पता चलता है, चचनामा में ये पता चलता है कि अरबों द्वारा हमारे देश से पहली बार आक्रमण कैसे हुआ था, और कैसे कैसे उसका गाथा क्या था, कैसे कोई जीता, कैसे कोई हारा, कैसे आक्रमण हुआ, वो सब कहाँ मिलता है। पहला अरबों द्वारा आक्रमण कौन से किताब से मिलता है, चचनामा से, जो कि एक फारसी ग्रंथ है, फारसी में लिखा गया। ये पूछता है किस लिपि में लिखा गया है, फारसी लिपि में। कहां से मिलता है, चचनामा से। याद रखिए, जो मैं बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, समझे। इसके अगल बगल आपको जाकर नहीं पढ़ना है कुछ, ठीक है। स्रोत क्या है, चचनामा है, फारसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट मुस्लिम अटैक था हमारे देश पे। हमारे देश में इससे पहले कोई इस्लाम, कोई मुस्लिम, कोई लोग इस तरह से नहीं थे जो अल्लाह को जानते हो, जो मुस्लिम हो, जो इस्लाम फॉलो करते हो, ऐसा हमारे देश में कोई नहीं था। पहली बार कोई इस्लामिक आक्रमण, पहला कोई मुसलमान आके हमारे देश पे आक्रमण करता है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, हमेशा बहुत एग्जाम में पूछता है। मोहम्मद बिन कासिम, क से कासिम, क ख ग वाला क से कासिम। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको मोहम्मद बिन तुगलक मिलेगा, सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक मिलेगा, और भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पहले गजनवी आया था कि गौरी आया था कि कासिम आया था। तो याद रखिएगा क से कासिम, क पहला होता है, क ख क पहला होता है, तो कासिम याद रखिएगा पहला। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला था मुसलमान जो हमारे देश पे आक्रमण किया था। वो कहाँ से आया था, अरब देश से आया था, अरब से आया था। अरब से वो ईरान में अपना हेडक्वार्टर बना कर रखा था। ईरान के रास्ते हमारे देश में, आपको मैप में दिख रहा होगा, अरब से ईरान आ रहा था। ईरान के रास्ते हमारे देश में, ईरान के दमिश्क में, जो वहाँ कैपिटल था दमिश्क उसका, वहां से बैठ के वहां से नुमाइंदे उसके आते थे और हमारे यहाँ अटैक होता था, समझे। इस अटैक का ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव मतलब कि इससे वो लोग चाहते क्या थे, ये समझिए पहले। तो चाहते ये थे कि पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार हो जाए उनका, जो वहां पे साम्राज्य चल रहा है उनका, वो हमारे देश तक आ जाए, ये इनका उद्देश्य था। और धन को प्राप्त करना हमारे देश से। हमारा देश बहुत अमीर था, सोने की चिड़िया हम शुरू से बनते हैं। ये उस समय से पहले की बात है जब सोने का चिड़िया हुआ करता था। पूरा सोना का चिड़िया, क्या पूरा सोना का जू थे हम लोग, इतना अमीर थे हम लोग। तो ये धन लूटने की भी लालच थी इनको, साम्राज्य विस्तार करने का लालच था, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था इनको। इस्लाम धर्म को ये फैला रहे थे। जैसे कि देखिए अरब में मैंने बताया था, नीचे अफ्रीका गए बोलो, वहां अपना साम्राज्य फैलाया, वहां इस्लाम धर्म का स्थापना भी किया, वहां धन भी लूटा। वैसे ही हर जगह जहां ये जाते थे इनका यही ऑब्जेक्टिव होता था कि वहां जाकर धन भी लूटना है, वहां जाकर धर्म का प्रचार भी करना है, और अपना मतलब साम्राज्य बड़ा करना है। तो ऐसे करके ये लोग इंडिया में आए, और मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान था जो अरब से आया था। मैं बार बार बोल रहा अरब से आया था। क्वेश्चन पूछता है पहला मुसलमान अटैक हमारे देश में कहां से हुआ था, अरब से, तुर्क से, मंगोल से, कहीं से क्वेश्चन, ईरान से, इराक से पूछते, तो आपको आंसर मारना है अरब से। पहला आक्रमण अरब से हुआ था, दूसरा हम लोग देखेंगे फिर तुर्क से होगा, वो आगे चलते हैं। पहला याद जैसे मैं पढ़ा रहा सिस्टमेटिकली वैसे आप सुनते जाइए, बस समझ में सब आ जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। जब इस्लामिक आक्रमण हमारे देश में होता है, यही से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है और पूरा मुगल काल तक जाए खत्म होगा। इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर सल्तनत काल को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी सल्तनत काल बैठा के जाएगा, सल्तनत काल के बाद मुगल काल पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री खत्म। 3 से 4 टॉपिक में मैं मेडिवल पूरा खत्म कर दूंगा आराम से। तो देखिए कासिम आया, चंचनामा में लिखा हुआ है कासिम कैसे आया था, कैसे अटैक किया। ये फारसी ग्रंथ था चंचनामा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि साम्राज्य विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये इन लोगों का ये मोटिव था। पहला मुस्लिम अटैक था ये 711 ईस्वी में, पहला मुस्लिम अटैक। कहीं कहीं देता है 711, कहीं 712। ये पहले समझिए बात को। कहीं कहीं देता है 711 ईस्वी में अटैक हुआ था, कहीं देता है 712 ईस्वी में हुआ था। इसका गुत्थी क्या है, 711 ईस्वी में पहला अटैक हुआ है, लेकिन वो फेल रहा है। अब्दुल्ला, देखिए अब्दुल्ला लिखा हुआ, देखिए 711 अब्दुल्ला, वो आप नहीं समझ पाइएगा शायद, डॉक्टर ऐसा राइटिंग है मेरा। खैर राइटिंग पे मत जाइए, बढ़िया समझिए। पहले अब्दुल्ला 711 में हम लोग पे पहले अटैक किया था इंडिया पे, पहला मुसलमान था वो अटैक करने वाला, लेकिन वो फेल रहा था।
अब्दुल्ला के बाद बुधेल आया, वो भी अटैक किया, वो भी फेल रहा 711 में। पहला सक्सेसफुल अटैक मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला मुसलमान अटैक, सक्सेसफुल अटैक मोहम्मद बिन कासिम, पहला अटैक 711 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का अटैक कब हुआ? 712 में हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम पहला सक्सेसफुल अटैक किया हमारे देश पे और सिंध प्रांत पे विजय पाया। और लगभग समझिए कि जो अफगानिस्तान का जो एरिया है उधर उसका एरिया, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, मतलब कि इंडिया से सटा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान है ना, तो पहले इंडिया तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था ना, अफगानिस्तान तक वहां तक इंडिया था, तो वहां पे अब वहां तक वो लोग पहुंच चुके थे हम लोग पे आक्रमण करके। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब ये कासिम आक्रमण किया तो उस समय हमारे देश में राजा कौन था? थोड़ा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे देश में उस समय राजा था दाहिर, राजा दाहिर हमारे देश के राजा थे। उस समय सिंध पे उनका राज चल रहा था जब सिंध पर अटैक किया था, और राजा दाहिर को इसने हराया था, जो कि चच का पुत्र था। ये भी लोग पूछता है कि राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जंग में हराया था, सिंध की जंग में, तो उनके पिता का नाम क्या था? तो चच नाम था, चच। ये एक ब्राह्मण थे, हिंदू राजा थे, और इनको हरा के ही वहां से ये एंट्री किया, और ये पहला हार हुआ हमारे देश का, पहला मुस्लिम आक्रमण कासिम ने किया। समझ गए? और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसका प्रभाव आया। रिजल्ट इसका था कि फर्स्ट टाइम कंट्री में इस्लाम का आगमन हुआ, हमारे देश में पहला आगमन है इस्लाम का इस जंग के बाद हुआ। हिंदू या हिंदू वर्ड जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ यही कासिम के द्वारा, यही अरबों के द्वारा। सिंध नदी, जब उधर से आप आइएगा तो पहले आपको अफगानिस्तान पड़ेगा, फिर पाकिस्तान पड़ेगा, फिर इंडिया पड़ेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक सिंधु नदी था ना, आपको पता ना सिंधु नदी बहता है। तो सिंधु नदी के इधर जो लोग हैं, इंडिया जो पड़ा, इनको ये लोग सिंधु करके हिंदू करने लगे। सिंध के इधर हिंद रहते हैं, और हिंद से हिंदू हो गया, और वहीं से नाम आया हिंदू एक फारसी वर्ड है, वहां से ये निकल के आया हिंदू। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? तो ये हिंदू वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस अरबों द्वारा करवाया गया था। जो वो सिंध नदी के इस पार पे लोग रहते थे उनको वो हिंदू कहते थे, हिंद कहते थे, सिंधु नदी के चलते। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट आया था इनके आक्रमण करने के बाद। मुस्लिम आक्रमण पहला था, ये भी समझ लिए। जजिया कर पहली बार लगा। जजिया कर वो कर होता है जो मुसलमान द्वारा लगाया जाता है गैर मुसलमान लोगों पे। जो लोग मुसलमान नहीं है उनको एक प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जजिया कर कहते थे। अगर आप इस्लाम धर्म से नहीं हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, राजपूत, कोई भी कास्ट हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और वो टैक्स होता था जजिया कर। तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में जब वो अरब के द्वारा हमारे देश पे आक्रमण हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी ये कासिम हमारे देश में आया। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है जजिया कर लगाना। खजूर की खेती, ये जो होते थे अरब में, तो अरब में ये लोग का एक खेती था खजूर का खेती, वो भी इंडिया में ये लोग आया करने लगे। जब ये जीत गए यहाँ पे आके, यहाँ जमीन इन्होंने रहना अपना बसरना चालू किया, तो खजूर का खेती का प्रचलन करवाया यहाँ पे। तो खजूर का खेती का प्रभाव भी वहीं से आया है। खजूर की खेती के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, ऊंट पालन, ऊंट भी अरब से ही आया है। वहीं के लोग ऊंट भी लाके, यहाँ जब राजस्थान में देखते हैं ऊंट पालता है सब, ये भी वहीं का देन है। तो ये सब प्रभाव पड़ा वहां से, जो अटैक हुआ, जो इस्लामिक अटैक आया, तो प्रभाव क्या क्या पड़ा। पहला मुस्लिम अटैक था, ऊंट पालना हम लोग सीखे हैं, ये प्रचलन यहाँ पे आया। खजूर का खेती यहाँ पे आया, इसका भी प्रचलन आया हमारे देश में। ये सब हम लोग समझ लिए। हिंदी वर्ड जो था वो भी कहाँ से आया। तो ये सब कुछ कासिम से इंपॉर्टेंट पूछता है। कासिम से इतना ही जानना है आपको। 712 में अटैक किया, पहला मुस्लिम था जो अरब से अटैक किया था। इंडिया में पहला अटैक कासिम किया था, और आने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पे। हिंदी वर्ड कहाँ से आया, खजूर का खेती, ऊंट का खेती। ये जो ईरान में अपना हेडक्वार्टर बना कर रखा था, दमिश्क से, वहां से अटैक करता था। अब्दुल्ला पहले आया था, अब्दुल्ला के बाद बुदाइल आया था, उसके बाद कासिम आया, और कासिम अटैक सक्सेसफुल रहा। और ये सब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या नीति था आने का। तो विस्तार करना, धन प्राप्ति करना, वगैरह वगैरह, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मोहम्मद बिन कासिम आता है, करता है अपना जो भी करना था, राया दाहिर को हराता है। राया दाहिर को हरा के उस एरिया में अपना पैठ बना लेता है, लेकिन ये बढ़िया से शासन नहीं कर पाता है। इसके बाद के जो आते हैं, इसके बेटा लोग, इसका जो भी बच्चा लोग आता है, वो लोग बढ़िया से दबंग टाइप का अपना सीन नहीं बना पाता है, और वहीं तक सीमित रह जाता है, छुटमुट करके। बहुत बड़ा कुछ उसके बाद ये लोग इंडिया के अंदर बढ़िया से घुस नहीं पाता, वही कोना में ही दबा रहता है, उधर रह जाता है। समझ रहे हैं? अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब ये समय काल चल रहा था, ये समय काल के बाद का जो समय काल आता है वो आता है गजनवी का समय काल। तो गजनवी के बारे में थोड़ा सा आप देखते हैं हम लोग।
तो गजनवी के बारे में ये समझिए कि ये गजनवी वंश से था, जिसको यामिनी वंश भी कहते हैं, याद रखिएगा। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गजनवी वंश को ही यामिनी वंश कहते हैं, याद रखिएगा। तो यामिनी वंश गजनवी वंश सेम है। इसके संस्थापक थे अल्तगीन। गजनवी वंश के संस्थापक कौन थे? अल्तगीन। गजनवी वंश सबसे इंपॉर्टेंट है गजनवी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन गजनवी वंश से जो क्वेश्चन बनता है उसको भी मैंने यहाँ ले लिया है, क्योंकि मैं आपको बताया कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। तो गजनवी से क्वेश्चन आता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो गजनवी नहीं था इसका संस्थापक, इसके संस्थापक थे अल्तगीन, याद रखिएगा। और गजनवी का नाम यामिनी शासन भी था, ठीक है। तो अल्तगीन जो थे ये इसके संस्थापक थे। इसका जो कैपिटल था, गजनवी जो वंश है इसका जो कैपिटल था वो गजनी था, इसलिए इस साम्राज्य का नाम भी कैपिटल के नाम पे साम्राज्य पड़ जाता था, तो उसका नाम भी गजनवी पड़ गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका कैपिटल कहाँ था? गजनी था, ठीक है। अब जो अल्तगीन के बाद शासक बना वो बना इसका जो दास था, या फिर इसका दामाद आप बोल सकते हैं, दामाद था और दास था, दोनों था, वो था सुबुक्तगीन, याद रखिएगा। तो संस्थापक कौन था? अल्तगीन। अल्तगीन का दामाद या दास जो था वो सुबुक्तगीन था, और वो फिर उसका राजा बना। तो सुबुक्तगीन बन गया राजा। अब अल्तगीन के बाद उसका दामाद जो था, दास जो था, वो बन गया। अब सुबुक्तगीन कब बना? 1977 में बना, याद रखिएगा। 1977 में सुबुक्तगीन गजनवी का राजा बना, और 1977 के बाद गजनवी का राजा बनने के बाद पहला तुर्क आक्रमण जो हुआ वो सुबुक्तगीन ने भारत पे किया, समझ गए। वो रास्ता खुल चुका था, वो रास्ता जब वहां से स्टार्ट किया था कासिम, तो और भी इतने मुसलमान आक्रमणकारी थे, वो लोग समझ गए थे कि भारत में बहुत पैसा है, और इस एरिया से, मतलब कि ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, इस एरिया से आना पॉसिबल है, यहाँ से आक्रमण किया जा सकता है। तो अब तुर्क से भी आक्रमण हो गया। तुर्क मतलब टर्की नहीं होता, तुर्क मतलब तो वहां पे तुर्कमेनिस्तान जो है, जो मिड एशिया में 5 देश है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो वाला एरिया में जो तुर्कमेनिस्तान है वो वाला तुर्क होता है। तुर्क मतलब टर्की में समझ लीजिएगा। तो तुर्क से पहला मुसलमान जो आक्रमण हुआ वो सुबुक्तगीन किया। अब क्वेश्चन पूछता है कि पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो सुबुक्तगीन ने। पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो कासिम ने। पहला अरब मुस्लिम किसने अटैक किया? तो वो कासिम ने। तो कासिम अरब से था, ये तुर्क से था। ये गजनवी वंश कहाँ था? ईरान में था, जहाँ ईरान से वो वाला हेडक्वार्टर बना के वो लड़ रहा था। ईरान के ही, मतलब कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ही ये गजनवी पड़ता था। तो अफगानिस्तान का जो सीमा है, जहाँ से इंडिया का सीमा चल रहा था, इधर अंदर इंडिया का सीमा पड़ रहा था, और उधर जो था वो गजनवी का एरिया था, समझ गए आप। तो इधर वो जो बॉर्डर लाइन था, इधर पड़ता था इंडिया, उधर पड़ता था गजनवी। तो वहीं से अटैक होना चालू हुआ, और तुर्क आक्रमण पहली बार इंडिया पे ये सुबुक्तगीन कर दिया। सुबुक्तगीन बहुत मेहनत किया, बहुत बार अटैक किया, इंडिया को बहुत परेशान किया। और सुबुक्तगीन जो पहला अटैक इंडिया पे किया था वो पंजाब प्रांत पे किया था, उस समय उसके राजा जयपाल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पहला टर्क आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन। किस पे किया? जयपाल पे किया, पंजाब में किया। टॉपिक याद रखिएगा। फिर सुबुक्तगीन जो है वो मर जाता है, और सुबुक्तगीन का 2 बेटा आता है, एक इस्माइल आता है और एक गजनवी आता है, जो इंपॉर्टेंट है। इस्माइल बड़ा भाई रहता है, तो इस्माइल को ही राजा बनाया जाता है। इस्माइल राजा बनता है, लेकिन इसको फिर 1 साल के बाद इसको उखाड़ के गजनवी फेंक देता है, और इसको मार के अपने बन जाता है। इसको कैद कर लेता है मेनली, और अपने बन जाता है। और 1998 से लेकर 1030 तक गजनवी का शासन चलता है। और इस शासन के काल में गजनवी बहुत अटैक किया है इंडिया पे। गजनवी से ही मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गजनवी ये 1998 से लेकर 1030 तक 17 बार हम लोग देश पे आक्रमण किया है। ये हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, कि इसको हटा के अपने भाई को हटा के। भाई कौन था? इस्माइल था, याद रखिएगा। बाप कौन था इसका? तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन से पहले इसका संस्थापक कौन था? सबसे पहला संस्थापक कौन था? तो वो अल्तगीन था। अल्तगीन का दास या दामाद था सुबुक्तगीन, जो बना था। सुबुक्तगीन का बेटा इस्माइल और गजनवी, इस्माइल को कैद करके गजनवी खुद बन गया। समझ गए? पूरा क्लियर हो गया। अब गजनवी जब बनता है, कासिम से समझ लिया, गजनवी पे आ गए हम लोग। गजनवी 1998 से 1030 तक शासन करता है, इसमें 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जब गजनवी अपने भाई को हटा के और खुद राजा बनता है, तो ये जो थोड़ा सा पाप के भागीदारी ऐसे ये काम करता है। तो उस समय जो इस्लाम धर्म के मेन होते थे, उनको खलीफा कहा जाता था, राजा वाजा नहीं। ये इस्लाम धर्म का एक धार्मिक नेता हुआ करता था, उसको खलीफा बोला करते थे। तो ये जो थे खलीफा से जाकर परमिशन लिए कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इस्लामिक परंपरा के द्वारा आपको जाके धर्म गुरु से आज्ञा लेना होगा, आशीर्वाद लेना होगा, फिर ही आप राजा बन सकते हैं। समझ गए आप? तो ये उनसे जब ये लेने गए आशीर्वाद, तो वो जो खलीफा थे उस समय, इनसे क्वेश्चन बनता है। खलीफा का नाम था अल कादरी बिल्ला, ठीक है।
तो ये किस तरीके से लेने के लिए, अल कादिर बिल्ला से लेने गए थे, जो उस समय ये थे खलीफा थे। और अल कादिर बिल्ला इनको नाम देते हैं, इनको उपाधि देते हैं। इनको उपाधि मिलता है यमीन उद दौला का। यमीन उद दौला मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। यमीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ हुआ ही, इनको ये उपाधि मिलता है। दूसरा उपाधि क्या देते हैं इनको वो खलीफा, यमीन इल मिल्लत। यमीन इल मतलब कि इस्लाम का संरक्षक, ये इस्लाम का संरक्षक है। इन ये दोनों उपाधि इनको मिलता है। और इसी के साथ साथ एक और उपाधि मिलता है सुल्तान का उपाधि। तो पहला मुस्लिम शासक या पहला शासक जिसको सुल्तान का उपाधि मिलता है वो गजनवी था, याद रखिएगा, ठीक है। वो गजनवी था जिसको पहला सुल्तान का। सुल्तान के बाद फिर हम लोग देखेंगे यही सुल्तान वाला वर्ड है सल्तनत काल आएगा, आगे चल के याद रखिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग मुगल काल में देखेंगे वहां बादशाह का उपाधि आएगा। यहाँ सुल्तान का उपाधि आ चुका है। कौन है सबसे पहला, गजनवी सुल्तान का। ये समझ लिए कि जो अल कादिर बिल्ला थे वो खलीफा थे, इन्होंने कौन कौन सा नाम पद दिया लिख लीजिएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हेनरी इलियर कहते हैं कि 17 बार, ये पूछता है कौन से हिस्टोरियन ने ये बताया है, तो सर हेनरी इलियर बोलते हैं। ये सब नोट करते लिखते जाइए, नोट करते जाइए, जो आपको टॉपिक बता रहा है इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लग रहा है उसको लिखते जाइए। तो सर हेनरी इलियर बोलते हैं कि गजनवी ने हमारे देश पे, इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार, 17 बार। किसने बोला है, सर हेनरी इलियर ने। चलिए ठीक है, समझ लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ये जब गजनवी, इसका ऑब्जेक्टिव था, आप ध्यान रखें, समाज विस्तार करना, इस्लाम का प्रचार करना। गजनवी का क्या था ये सब समझ लेते थे। इसका ऑब्जेक्टिव था केवल धन लूटना, ना समाज में अपना प्रचार करना, ना इस्लाम का प्रचार करना, ना राजा बनना, ना साम्राज्य विस्तार करना, कुछ नहीं। इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि धन की प्राप्ति करना हमारे देश से। गजनवी का क्या उद्देश्य था, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, केवल धन प्राप्ति करना था गजनवी को। इसी चलते 17 बार अटैक किया और 17 बार लूटा, लगभग 17 बार सफल हुआ और दम तक लूटा। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ये आक्रमण इसका हमारे देश पे हुआ वो याद रखिएगा। सबसे पहला 1000 ईस्वी में किया इसने, ठीक है। 1998 में बना है, देख लीजिए, और 2 साल बर्दाश्त किया है। उसके बाद फटाक से अटैक कर दिया हम लोग पे। और सबसे पहला अटैक पंजाब के जयपाल पे, जिसको पहली बार सुगुप्तकीन किया था, इसका बाबूजी। तो सबसे पहला अटैक उस पर किया, उसको हरा दिया। पहला अटैक किया, उस पर हराया, दम तक लूटा, पैसा और चल दिया वापस। ये आता था, लूटता था, चल जाता था, समझ गए। तो पंजाब में किए, जहाँ से बाबा भैया अटैक किए थे, और ये कामयाब हुआ, जीता और वापस चला गया 1000 ईस्वी में। सेकंड इसका आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, छठा का क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है कि पहला तो पूछेगा ना कि गजनवी का पहला अटैक कौन सा था, तो वो पंजाब पे था, जयपाल के खिलाफ, ठीक है। इसका छठा का क्वेश्चन पूछता है कि इसका छठा अटैक कौन सा था, तो वो था आनंद पाल पे 1008 ईस्वी में, जो कि जयपाल का ही बेटा था। जयपाल का बेटा आनंद पाल पे 1008 ईस्वी में अटैक किया, जो इसका छठा अटैक था। इसमें क्या होता है, इसी अटैक के बाद गजनवी का मूड बदल जाता है, और अब ये धन का प्राप्ति के साथ साथ मंदिर तोड़ना, मूर्ति तोड़ना, और पूरा मतलब कि मूर्ति भंजक के रूप में आ जाता है, और मंदिर मूर्ति सब तोड़ता है और बहुत गंदा स्थिति कर देता है। हिंदू धर्म में जितना भी मूर्ति होता है इसको तोड़ के अलग अलग गंदा जगह पे इसका मूर्ति का पत्थर का इस्तेमाल करता है, जो हमारे धर्म के हिसाब से बहुत गलत है। तो ये 1008 ईस्वी में जो इसका होता है, ये पूछता है कि किस अटैक के बाद, किस आक्रमण के बाद गजनवी का मूर्ति भंजक के रूप में इरादा बन जाता है, तो वो 1008 ईस्वी वाला जो आनंद पाल ने किया था ही पंजाब में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1018 ईस्वी और 19 ईस्वी में जो इसका 12वां अटैक हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। छठा अटैक, पहला अटैक, 12वां अटैक, जो एकदम इंपॉर्टेंट जो पूछा है मैं वही यहाँ लिखा हूँ। 17 से नहीं क्वेश्चन आता है, 5 और 6 से आता, हम यहाँ मेंशन कर दिए, बढ़िया समझिए। तो 12वां अटैक जो था 1018 ईस्वी में किया था, वो किया था मथुरा पे, कन्नौज पे। और कहें कि मथुरा और कन्नौज में बहुत सारा मंदिर है, आपको पता है, तो वहां जाके मंदिर तोड़ना स्टार्ट किया था। तो पूछता है कि मथुरा और कन्नौज का मंदिर ये कब तोड़ा था, तो ये अपना 12वां अटैक में 1018 ईस्वी में। और वहां के राजा प्रतिहार लोग थे, प्रतिहार किंग वहां का राजा था, याद रखिएगा। तो प्रतिहार किंग जो थे मथुरा और कन्नौज, वहां पे अटैक हुआ था 1018 ईस्वी में। अब 1018 के बाद 1019वां ईस्वी में फिर अटैक किया था। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस अटैक में सक्सेसफुल नहीं हुआ था पूरी तरह से गजनवी, तो वो मात्र एक अटैक यही वाला है, 13वां अटैक इसका 1019 में जो ये किया था, वो किया था चंदेल राजा पे। और चंदेल राजा पे जो किया था विद्याधर पे,
विद्याधर पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। याद रखिएगा, विद्या, ज्यादा विद्या होगा इनके पास, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। तो पहला अटैक गजनवी का जो अनसक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था, वो कौन सा था? तो 1019 ईस्वी का इसका 13वां अटैक जो विद्याधर पे किया था, ये यहाँ पे चंदेल में, जो वहां के राजा थे विद्याधर, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। सब पॉइंट लिखते जाइए, यहाँ से आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा, मुंह से बोल रहा समझ लीजिए, या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद 16वां अटैक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक है। पूरा जितना 17वां अटैक ही किया है ना, उतना में इसको पैसा जितना मिला होगा उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इसको ये 16वां अटैक में मिला, जो ये 1025 ईस्वी में किया था। डेट एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1025 में 16वां अटैक किया था, और अपने औकात से ज्यादा पैसा इसको यहाँ से मिला था। इसका औकात जितना था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा इसको मिला था। सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था ये, यहीं से गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, महादेव का मंदिर है शंकर भगवान का, वहां पर अटैक किया था गुजरात में 1025 ईस्वी में, जिसका 16वां अटैक था। और दवा का सोना इसको मिला था वहां पे, मतलब कि पागल हो, बोला जाता है ना कि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा बढ़िया से। तो 16वां अटैक किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट अटैक माना जाता है। बहुत जगह देता है कि सोमनाथ मंदिर पे अटैक कौन सा, 16वां 17वां, बचा 17वां मार गया था, आखिरी नहीं था वो, आखिरी अभी होगा। 16वां अटैक लास्ट से एक पहले वाला अटैक था 16वां, जो सोमनाथ मंदिर पे किया था। और सोमनाथ मंदिर पे अटैक करके, गुजरात वाले पे अटैक करके जब ये वापस जा रहा था ना, गुजरात में अटैक किया, गुजरात से जब वापस जा रहा था अपना ये गजनवी, तो रास्ता में इसको जट लोग से मार गया। तो जो हरियाणा का जट लोग होता है ना, लंबा लंबा जेजे पीट का, ये लोग देख लिया कि घोड़वा पे का लाद के लेके जा रहा है, देखा पैसा है यार, एक बोरा पैसा, एक बोरा सिक्का सोना का लेके जा रहा है, मार के छीन लो इससे। तो रास्ता में इसको जट लोग पकड़ लिया और मार मुर के इसका पैसा छीन लिया। फिर भी इतना माल लूटा था सोमनाथ मंदिर से इस अटैक में कि इसको फिर भी, मतलब ये युद्ध तो नहीं करना चाहा यार, मेरे पास पैसा रहेगा, एक बोरा पैसा लेके हम जब जा रहे हैं, रास्ता में कोई झगड़ा हो जाए क्या करेंगे? झगड़ा नहीं करें, हम कोशिश ये ना करेंगे कि उस समय मार नहीं करें, पहले अपना जितना लूटे हैं इसको पहले घर तक पहुंचा दें, उसके बाद फिर देखा जाए क्या करना है। वही काम यहाँ पे गजनवी किया, जाट लोग से मार नहीं किया, जितना बचा के ला पाया कोशिश किया, बचा लेते हैं पैसा को, और घोड़ा पे लाद के साइड से लेके भागा, गधा पे लाद लेके भागा। फिर भी जाट लोग इसका बहुत पैसा लूट लिया था, और उसके बावजूद ही बहुत बचा कर लेके चला गया, सोचिए कितना लूटा था। लेकिन 17वां अटैक फिर किया 16वां के बाद, और 17वां अटैक 1027 ईस्वी में किया जाटों के खिलाफ। इसका मूड खराब था, 2 साल प्रैक्टिस किया, वापस आया, अपना बदला लिया, जितना धन लूटा था वापस लेके जाट लोग को मार के गया। और इसका ये आखिरी अटैक था इंडिया पे, 17वां अटैक जो जट लोग के खिलाफ वहां किया था, हरियाणा का जट लोग के खिलाफ किया था 17वां अटैक, जो 1027 ईस्वी में किया था। समझ गया? फाइनली सारा अटैक इसका खत्म हो गया। यही से क्वेश्चन बनता है इससे। 1030 ईस्वी में मर गया। कहा जाता है कि इसको इतना सोना मिल गया कि एक रूम में पैक रहता था, सोना पे सोता था, सोना पे खाता था, दिन भर सोना सोना सोना, सुत गया कंप्लीट हमेशा के लिए, इतना इसको सोना मिल गया। सोमनाथ बाबा का मंदिर से पैसा निकाला था, सोना निकाला था बाबा का, सोच लीजिए, पगलेगा ना करेगा, पगला के मर गया। इतना बड़ा लूट मार किया, जब एक बोरा पैसा इसके पास आ गया, जी नहीं पाया, हाय पैसा करते रह गया, हाय धन मर गया। 3 साल जिया, 27 में किया था जी अटैक, आपको बताया ना अभी हम, 27 में किया है, 30 में मर गया है। 3 साल ना जी पाया बेचारा, उतना धन लेके क्या कर लिया, वो पगला के जिए, सोना सोना करते करते मर गया। तो यही बोला जाता है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे गजनवी का खत्म हो गया 1030 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके टाइम में कौन कौन इसके समकालीन थे। तो हिस्टोरियन थे एक तो, उनका नाम था उदबी। याद देखिएगा, पूछता है कि गजनवी के साथ जो गजनवी का हिस्टोरियन था जिसने किताब लिखे हैं, किताब का नाम था किताबुल यामिनी। इस वंश का नाम क्या है? यामिनी, है ना, ये यही लिखे। तो किताबुल यामिनी, तारीकुल यामिनी, इन दोनों को कौन लिखे हैं? इन दोनों को उदबी लिखे हैं। यामिनी याद रखिएगा, यामिनी वंश हो गया, गजनवी वंश को बोला जाता है। तो उदबी लिखे हैं, ये हिस्टोरियन थे। तो ये हिस्टोरियन जो है ये यामिनी वंश के बारे में लिखे थे। इस किताब का नाम है किताबुल यामिनी और तारीकुल यामिनी। किताब से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे 11 सेंचुरी में गजनवी के साथ इंडिया में अल-बरूनी आया था। देखिएगा, अल-बरूनी हमारे देश में आया था, और ये किताबुल हिंद लिखा है। किताबुल हिंद में क्या लिखा है? पूरा उस समय जो हमारा सोशल कल्चर था उसके बारे में बढ़िया से लिखा है। क्वेश्चन पूछता है कि जो अल-बरूनी आया है, वो जो किताबे हिंद लिखा वो किस चीज पे था? अर्थशास्त्र पे था, इंडियन कल्चर के बारे में था, इंडियन
सोशल कल्चर के बारे में था, इंडियन अर्थ इकोनॉमिक कल्चर के बारे में था, तो वो इंडियन सोशल कल्चर के बारे में था जो लिखा है ये अल बरूनी तारीख हिंद, याद रखिएगा। और अल बरूनी वो पहला मुसलमान था जो पुराण का अध्ययन किया था। मतलब पुराण जो है ना हमारा, इस पूरे पुराण का अध्ययन, ये समझा कि हमारे देश में धन के साथ साथ ज्ञान भी बहुत है। पुराण का ये बहुत इंस्पायर्ड हुआ हम लोग से, हमारे ज्ञान से, हमारे वेदों से, हमारे पुराण से, ये पढ़ा, उसको अपने लैंग्वेज में लिखा भी, अपने लोगों को ज्ञान बांटा भी। मतलब अल बरूनी जो आया था गजनवी के साथ, ये राइटर था और ये बहुत अच्छे से लिखा, किताबुल हिंद भी लिखा, हमारे कल्चर के बारे में लिखा, सोशल कल्चर के बारे में लिखा और बहुत इंस्पायर्ड हुआ हम लोग से। पुराण हम लोग का समझाई, उसको हमारे पुराण को अपने लैंग्वेज में समझाया सबको। मतलब ये पहला मुसलमान था जो पुराण का भी अध्ययन किया और पुराण पूरा सब पढ़ाई, समझे? ये क्लियर हो गया। यहाँ से एक चीज और पूछता है फरदौसी से। फरदौसी का नाम सुना होगा। फरदौसी एक राइटर था, लेखक था। फरदौसी क्या लिखा है? शाहनामा, याद रखिएगा। शाहनामा कौन लिखा है? फरदौसी। फरदौसी किसके टाइम का है? गजनवी के टाइम का है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फरदौसी से क्वेश्चन पूछता है। एक और यहाँ समझ लीजिए, बैहाकी। बैहाकी लिखे थे तारीख ए सुगुफ्तगीन। सुगुफ्तगीन जो गजनवी का पापा था, उसका जो जीवन के बारे में बायोग्राफी समझ सकते हैं। तो तारीख ए सुगुफ्तगीन कौन लिखा था? तो बैहाकी लिखा था, याद रखिएगा। बैहाकी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, फिर रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। और जो मैं बोलते गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो यहाँ पे हिस्टोरियंस थे, कुतुबी 11वीं सेंचुरी में अल बरूनी आया। अल बरूनी कौन सी किताब लिखा? तो किताबुल हिंद लिखा। और पहला मुसलमान था जो कि पुराण का अध्ययन किया था। फिरदौसी लिखा, शाहनामा जो राइटर था, और बैहाकी जो था वो तारीख सुगुफ्तगीन लिखा था, बायोग्राफी सुगुफ्तगीन का था। तो गजनवी से इतना ही कुछ पढ़ना। अटैक इसे कब कब किया, कौन सा वंश से था, कैपिटल क्या था उसका, संस्थापक कौन था उसका। सुगुफ्तगीन का दो बेटा था, इस्माइल और गजनवी। फिर गजनवी कैसे बना, गजनवी का क्या क्या उपाधि मिला अल कादरी बिल्ला से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था इसका आने का हमारे यहाँ, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इसका अटैक था, उससे क्या क्या था, कौन कौन राजा थे, कहाँ कहाँ किया था, वो मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्टोरिकल से, राइटर से पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो कासिम पहले अटैक किया अरब से, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्क से फिर पहला आक्रमण हुआ सुगुफ्तगीन का, यानी कि उसके बाद गजनवी का। तो कासिम और गजनवी देख लिए। लास्ट में आता है गौरी। तो कासिम और गजनवी को देख के गौरी में हम लोग पढ़ रहे हैं अब। तो गौरी को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके मैं आपको मैप बना देता हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ मैप बना चुके हैं और बढ़िया से समझेंगे अब कि देखिए, अब हम लोग ये जो गजनवी का पीरियड देख लिए, गजनवी से क्या क्वेश्चन बनता है देख लिए। गजनवी के बाद गौरी हमारे देश में आता है। और गौरी कैसे आता है, क्या चलता है? गजनवी के बाद बहुत सारे जो भी और ये बहुत सारे आक्रमणकारी आक्रमण किए, छोटा मोटा आक्रमण किए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद का जो भी इसका जो आया लोग, रूलर लोग, वो लोग कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। गजनवी जो मर गया 1030 ईस्वी में, 130 में जब मर गया ये, तो उसके बाद 1030 ईस्वी के बाद ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हमारे देश में, हमारे देश के तरफ नहीं हुआ इन लोग के थ्रू। लेकिन उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का परिचय है कि कुतुबुद्दीन हसन जो था, कुतुबुद्दीन हसन इसका संस्थापक था। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन हसन, याद रखिएगा। और ये गौर प्रदेश से था। जैसे इंडिया आपको दिख रहा है, इंडिया के इस साइड में आपको पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान से और उधर अफगानिस्तान पड़ता है, आपको पता है। तो अफगानिस्तान से भी बाहर में गौर जो गजनवी जो गजनवी शासन चल रहा था, गजनवी में ही, मतलब ईरान में चल रहा था गजनवी, और गजनवी में ही एक छोटा सा जगह था गौर। वो गौर जगह पे, वो गौर जो एरिया था, वो गौर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता था। मतलब अफगानिस्तान इंडिया जो पड़ रहा है अभी, अफगानिस्तान तो उस समय नहीं था ना, उस समय तो इंडिया ही था वो। तो जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे उस बॉर्डर के उस पार गौर था और इस पार इंडिया था, यानी अफगानिस्तान वाला एरिया था। तो वहां से वो अटैक करने की कोशिश करता था। और गौरी फिर हमारे देश पे आता है, समझे। और गौरी का जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे। गौरी वो पहला मुसलमान था जिसका मन में ये था कि हम पूरा साम्राज्य यहाँ विस्तार करेंगे बढ़िया से, और इस्लाम यहाँ पे बढ़िया से फैला देंगे। ये गौरी सोच के आया। और गौरी जब आया तो गौरी का पूरा नाम यहाँ याद रखिएगा, शहाबुद्दीन गौरी नाम है इसका। नाम है इसका शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है। तो शहाबुद्दीन गौरी हमारे देश में आता है और इसका ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम डायनेस्टी बनाना पूरा का पूरा इस एरिया में। और पहला अटैक करता है ये मुल्तान में 1175 में। ये पहला अटैक कब करता है? मुल्तान पे 1175 में। अब ये गौर प्रदेश से हमारे इंडिया के जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता था उस समय, मुल्तान एक जगह, मुल्तान पे अटैक करता था। पहला अटैक गौरी का कहाँ था? मुल्तान पे।
पहला अटैक गौरी का कहाँ था? मुल्तान पे। कब किया था? 1175 1030 पे मर गया था गजनवी। 1030 में गजनवी मर गया था। उसके बाद देखिए पहला अटैक कब हुआ गौरी के तरफ से? 1175 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1175 1175 ईस्वी में गौरी पहला अटैक किया मुल्तान पे और जीत गया। पहला अटैक मुल्तान पे गौरी करके जीत गया और बड़ा खुश हुआ और सोचा कि चलो फिर से अब इंडिया में रास्ता खुल गया, इधर से हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे गौरी का मकसद था कि कन्नौज पे राज करना है। कन्नौज वाला जो बीच, इंडिया का ये बीच था कन्नौज, कन्नौज पे राज कर लेंगे यानी इंडिया मेरा हो जाएगा, ये सोच के निकला था ये। तो ये मुल्तान पे अटैक किया, मुल्तान जीत गया। फिर उधर से गौरी फिर आया इंडिया, वापस गया, अटैक किया, जीता, धन लेकर वापस गया गौर प्रदेश अपना। और फिर प्लान बनाया। फिर 3 साल के बाद 1178 में, ध्यान दिया होगा, 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में फिर आता है और गुजरात पे अटैक करता है। अब गुजरात पे अटैक करता है और ये इसका पहला हार हो जाता है। यहाँ से आता है, ये गुजरात पे अटैक करता है। गुजरात में होता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में राजा होते हैं भीम द्वितीय और उसकी माँ होती है नाइक देवी। इन दोनों के नेतृत्व में युद्ध होता है और ये दोनों इसको खदेड़ के भगा देते हैं। गौरी हार जाता है। किससे हारता है गौरी? पहली बार भारत में। जीतता पहले कहाँ है? मुल्तान में। हारता पहले कहाँ है? गुजरात में, चालुक्य वंश से, भीम द्वितीय और उसकी माँ नाइक देवी से। गुजरात में हार जाता है 1178 में और भाग जाता है ले लंबी, गौरी को मार कर भगा देते हैं। तो चालुक्य को, ये चालुक्य का यहाँ विजय हो जाता है। फिर गौरी प्लान करता है, सोचता है कि अब फिर बढ़िया से जबरदस्त तरीके से मार करना होगा और फिर हमारे देश पे अटैक करता है। और अब वो अटैक करता है इस वाले एरिया में, अजमेर वाले एरिया में, यार गौर से, अजमेर वाले एरिया में, जिधर आपको मतलब राजस्थान से ऊपर थोड़ा सा इधर जयपुर अजमेर तरफ अटैक करता है। अजमेर में राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश, राजपूत वंश के बहुत बड़े ये राजा थे, आपको नाम सुना होगा आपने, सीरियल्स भी है इन पे। तो पृथ्वीराज चौहान वहां पे राजा होते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के ये तराइन वाला एरिया होता है, तराइन का पहला युद्ध इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1191 में, 1191 में तराइन का युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और आराम से पृथ्वीराज चौहान का सेनापति होता है, मार के भगा देता है गौरी को। गौरी फिर हार जाता है। तो 1191 में गौरी, तराइन का पहला युद्ध याद रखिए कब है? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, गौरी हार जाता है। 1191 में गौरी को मार के भगा दिया जाता है। और गौरी जब वापस चला जाता है तो 1192 यानी 1 साल प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, पूरा साल भर अपना दृढ़ संकल्प करता है कि इस जहाँ पे जीतना है, वापस अटैक करना है। और 1 साल पृथ्वीराज चौहान आराम से मस्ती काटता है और सोचते हैं कि जब मेरा सेनापति इसको मार के भगा दिया तो फिर हम तो आराम से इसको मार देंगे, आएगा देख लिया जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। सेनापति मार के भगा जाते, छोटा मोटा कोनो गुंडा होगा भगा देंगे इसको, कोनो डाकू होगा लुटेरा टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। ये डर नहीं रहे थे। और वो वहां जाके गौर में पूरा एकदम थल बल के साथ एकदम जिम विम करके केला रिवाइटल चना खा के रेडी था। और उधर से जब वो आया तो उसको 2 सेनापति उसको मिल गए। सोचिए, वो अकेले डेंजर था, उसको 2 और भयानक सेनापति मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये दोनों भी डेंजर लेवल का चीज, जो कि सल्तनत काल में लोग आएगा। और वहां पे दिखाया क्या नालंदा खंडर बर्बाद कर दिया, ये खिलजी था। तो देखेंगे हम लोग सब बढ़िया से। तो खिलजी और मतलब कि याद रखिएगा, गौरी का 2 सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दोनों को लेकर सेनापति से अब ये फिर से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है अजमेर में। और इस बार तराइन का दूसरा युद्ध फिर होता है 1192 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, कहीं की रेडी नहीं रहता है। और ऊपर थल बल के साथ और सेनापति 2 डेंजर खूंखार लेके आता है और हरा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और ये जो युद्ध है, इसको माना जाता है मुस्लिम डायनेस्टी हमारे देश इंडिया में पहली बार स्टेबलाइज्ड हुआ। मतलब यहाँ पे आके पैठ बनाया, रह गया, बस गया इसी युद्ध के बाद, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद। गौरी पहला वो राजा था, पहला वो मुस्लिम आक्रमणी था, पहला वो मुस्लिम शासक था जो इंडिया में आके मुस्लिम साम्राज्य का गद्दी बैठा लिया। समझ गए? तो पहला गौरी था, याद रखिएगा। किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। और मुस्लिम डायनेस्टी यहाँ से चालू होता है, पहला राजा यही बना। और उसके बाद क्या होता है समझिए बढ़िया से कि ये तो अजमेर में जीत गया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब इसको याद देखिए, 4 जगह इंपॉर्टेंट जगह बताया, यहाँ दिल्ली है, यहाँ अजमेर। दिल्ली तो पृथ्वीराज चौहान का ही था। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शादी हुआ था, यहाँ से इनका वैवाहिक संबंध था। तो दिल्ली और अजमेर दोनों का राजा पृथ्वीराज चौहान था।
तो अब ये दोनों एरिया किसका हो गया, इसका हो गया, गौर का हो गया कि गौरी का हो गया। अब इसको अटैक करना था कन्नौज पे, जो इसका फेवरेट जगह था, जो जिसके लिए ये आया था। सोचा था कि कन्नौज पे जीत जाएंगे तो पूरा भारत मेरा हो जाएगा, और कन्नौज पे अटैक किया। कन्नौज का राजा जयपाल था। जब पृथ्वीराज चौहान पे अटैक हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान का मदद कोई नहीं किया था। सब यहाँ पे जितना क्षत्रिय राजा लोग है सब में डिस्प्यूट चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान का जयपाल से नहीं बनता था, चालुक्यों से नहीं बनता था। जयपाल का तो बेटी का जबरदस्ती उठा के पृथ्वीराज चौहान दबंगई में ब्याह कर लिए थे, या गुंडई का ब्याह की कहानी है। तो जयपाल पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, तो इनका हेल्प नहीं किया। मतलब कि अपने में फूट था, इसीलिए हम लोग हारे, नहीं तो जीवन में नहीं हारते। पृथ्वीराज चौहान वहां पे इसलिए हार गए, कहे कि इनको हेल्प नहीं किया गया, और इनको जब हरा दिया तो फिर इनका हेल्प कौन करेगा। इनको भी हेल्प करने वाला कोई नहीं बचा। जयपाल को आकर दे दिया खाए पिए, और यहाँ पे कन्नौज पे भी वो जीत प्राप्त कर लिया। और कन्नौज का युद्ध को बोलते हैं चंदावर का वॉर। चंदावर, ठीक है। चंदावर का वॉर कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, और 1194 में 2 साल प्रैक्टिस किया, और 1194 में आके चंदावर का युद्ध में यहाँ पे कन्नौज पे ये जीत प्राप्त कर लिया, और गौरी फिर कन्नौज में राजा बन गया। और अब समझिए कि पूरा का पूरा इंडिया का ये दायित्व अब इस नॉर्दर्न वाला एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में गौरी का हो गया। और गौरी हमारे देश में आके सिर्फ धन नहीं लूट रहा था, अब यहाँ पे आके ये मतलब ये तो लूट के चला जाता था, लेकिन अपना यहाँ पे दास लोग को, सेवक लोग को, नौकर लोग को रख देता था कि तुम यहाँ पे देखभाल करो, इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, और यहाँ से अब हमारा डायनेस्टी चलेगा। ये पहला राजा था गौरी। जो अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन था जो इस्लाम का स्टेबलाइजमेंट यहाँ किया, तो वो गौरी था। अटैक कौन किया, तो वो कासिम था। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आफ्टर द कन्नौज वॉर, कन्नौज का जो जीत हुआ, कन्नौज के बाद खुश हो गया, उसके बाद वो सिक्का चलवाया था। इसमें क्वेश्चन बनता है, उस सिक्का में कलमा लिखा था एक तरफ अरबिक भाषा में, एक तरफ लक्ष्मी माँ बनी हुई थी, पिक्चर फोटो उनका, ठीक है। तो ये कौन करवाया था, गौरी करवाया था, सिक्का चलवाया था, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो गौरी आखिरी बार 1205 में इंडिया आया था, और इंडिया से 1206 में जब वापस जा रहा था, 1205 में इंडिया आखिरी बार आया ही। ये आता था, माल लूटता था, चला जाता था, सब कुछ रहता था, चाय पानी पीना भी चला जाता था, इस तरह से रहता था ही। और यहाँ पे अपना नौकर लोग को, दास लोग को रख दिया था। तो 1205 में लास्ट टाइम यहाँ इंडिया आया। क्वेश्चन पूछता है गौरी इंडिया लास्ट टाइम कब आया, 1205 में आया। और 1206 में जब ये वापस गया था तो इसका हत्या कर दिया गया, ये मर गया। और जैसे ही 1206 में मर गया, तो 1206 में ये मर गया, तो इंडिया में जो जगह ये जीता है वहां पर राज कौन करेगा, तो वहां पे इसका दास लोग जो था वही लोग राज कर रहा था। अब तो इसका दास लोग कौन था जी, तो बख्तियार खिलजी था, बताए थे आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बताए थे आपको। तो अब बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो इंडिया में जो कन्नौज का एरिया, यहाँ पे फिर ऊपर में दिल्ली, अजमेर, जो ये एरिया जीता था, इस सब एरिया में अब राज किसका होने लगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, बंगाल तक आएगा ही, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे यही सब कंप्लीट होता है इसका कहानी की। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल कैसे आता है, गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, गुलाम वंश में कैसे कैसे यहाँ पे खिलजी को भी पढ़ेंगे, तुगलक को पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। और वो चला जाता है सल्तनत काल में, यानी कि दास वंश आया था वहां से। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको लेक्चर बताया, पहले कासिम आया, फिर गजनवी आया, फिर गौरी आया, ये लोग इंपॉर्टेंट है। इनके अलावे भी बहुत कोई आए हैं, लेकिन ये लोग के अलावे जो है उनको पढ़ना नहीं है, उन लोग से कहीं नहीं कुछ पूछता है। इन लोगों से ही क्वेश्चन पूछता है, पहला आक्रमक कौन थे, 17 बार आक्रमण कौन किया, कहाँ किया, पहला बार मुस्लिम शासक इंडिया में कैसे घुसा, गौरी किया, पृथ्वीराज चौहान पर आया, तराइन का उससे क्वेश्चन पूछता है, चंदावर का उससे क्वेश्चन पूछता है, इधर क्वेश्चन सारा युद्ध पूछता है कि कहाँ अटैक किया था। तो यही पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो गया आज से, और हम लोग इस पूरे लेक्चर को बढ़िया से कवर कर लिए। अब हम लोग जब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, जब यहाँ पे अब गौरी मर चुका है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है गुलाम वंश पे होगा, और गुलाम वंश को पूरा खत्म करने के बाद मुगल वंश, और पूरा मेडिवल हिस्ट्री खत्म, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में घुस जाएंगे हम लोग। समझ गए? आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और कुछ नई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि माइक नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन कीप सपोर्टिंग और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।